अस्सलाम वालेकुम बेटा। बेटा आज का हमारा टॉपिक है जनरल एंट्री टेस्ट एमसीक्यूज़ से। एमसीक्यूज़ को डिस्कस करने से पहले कुछ ऐसे फार्मूलिज़म हमारे पास मौजूद हैं जो अपने सबका टॉपिक हमने एनर्जी से मुताल्लिक़ पढ़े। वर्क एनर्जी थ्योरम कि किस तरह से एक जिस्म के ऊपर किया जाने वाला वर्क डन जो है वो उसमें आया कि काइनेटिक एनर्जी के चेंज के तौर पर ज़ाहिर होता है, या फिर उसकी पोटेंशियल एनर्जी के चेंज के तौर पर ज़ाहिर होता है, या फिर इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी के चेंज के तौर पर ज़ाहिर होता है। पहला मामला ये था। फिर हमने देखा कि ये एनर्जी जो है जिस्म की ये अपनी मुख्तलिफ़ फॉर्म्स में बदलती है। कभी काइनेटिक एनर्जी में बदल जाती है, या काइनेटिक फिर पोटेंशियल एनर्जी में बदलती हुई दिखाई देती है, पोटेंशियल एनर्जी काइनेटिक में बदलती हुई दिखाई देती है। तो आपकी बुक से हट के कुछ नए फार्मलिज़म भी बनते हैं, नए कुछ फार्मूला हम डिराइव करेंगे मुख्तलिफ़ कंडीशंस की बुनियादों पर। तो वो कंडीशंस क्या होती हैं, फिर हमने फार्मूला कैसे बनाने होते हैं, तो आज उनसे मुतालिक हमारा लेक्चर है हमारा एंट्री टेस्ट एमसीक्यूज़ को अटेम्प्ट करने का ये लेक्चर। तो बेटा आज स्टार्ट करते हैं। हमने टॉपिक बेटा पढ़ा था वर्क एनर्जी प्रिंसिपल। इस वर्क एनर्जी प्रिंसिपल से मुतालिक स्पेसिफिक कंडीशंस आती हैं। कैसे? हम फ़र्ज़ कर लेते हैं एक व्हीकल है, एक गाड़ी है जो इब्तदाई तौर पर वेलोसिटी वी के साथ हरकत कर रही है। हम इसके ऊपर एक मुखालिफ अपोजिंग फोर्स अप्लाई करते हैं। अपोजिंग फोर्स इसके ऊपर इस तरह से अमल करती है कि कुछ वक्त गुजरने के बाद कुछ फासला ये तय करती है और फिर स्टॉप हो जाती है। अब इस केस के अंदर कुछ कभी हमसे वो सवाल कर लेता है कि इसके ऊपर अपोजिंग फोर्स क्या होगी, कभी वो कह देता है कि अपोजिंग टाइम कितना कुछ होगा, कभी वो हमसे सवाल कर लेता है कि अपोजिंग डिस्टेंस कितना कुछ होगा। तो ये सारी चीज़ें फाइंड करने के लिए हम फार्मूला कैसे इस्तेमाल करेंगे। तो बेटा यहाँ पर फ़र्ज़ कर लेते हैं इस व्हीकल का मास है m और ये वेलोसिटी v के साथ हरकत कर रही है। अगर इसका मोमेंटम p कंसीडर कर लिया जाए और इसकी काइनेटिक एनर्जी को E से ज़ाहिर करें, ये बात ज़हन में रखिएगा, हम काइनेटिक एनर्जी को रिप्रेजेंट करने जा रहे हैं E से। और अगर स्टॉपिंग फोर्स को F से ज़ाहिर किया जाए, स्टॉपिंग डिस्टेंस इस व्हीकल के लिए S से ज़ाहिर किया जाए और टाइम को T से ज़ाहिर किया जाए, तो जाहिर सी बात है ये व्हीकल मूव कर रही है, तो इसके ऊपर किया जाने वाला जो वर्क डन होगा वो इसकी काइनेटिक एनर्जी में तब्दीली लेके आएगा, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी प्रोड्यूस करेगा। तो वर्क डन बराबर होगा चेंज इन काइनेटिक एनर्जी और हाफ mv स्क्वायर। अब यहाँ से गौर करें, वर्क डन को हम डिफाइन करते हैं फोर्स और डिस्प्लेसमेंट कहाँ से। ज़रा यहाँ पर फोर्स बेटा अपोजिंग फोर्स है, अपोजिंग फोर्स, और डिस्प्लेसमेंट अपोजिंग डिस्प्लेसमेंट है। अब एक थोड़ी सी इसके अंदर चेंज भी कर लें बेटा, चूंकि गाड़ी एक स्ट्रेट लाइन के अंदर मूव कर रही है, तो इस केस के अंदर आप स्केलर और वेक्टर्स को एक जैसा ट्रीट कर सकते हैं। उसकी वजह यह है कि वेक्टर्स की ना तो मैग्नीट्यूड बदलती है ना डायरेक्शन, इसीलिए एक वेक्टर को स्केलर के तौर पर ट्रीट किया जा सकता है। तो आप यहाँ डिस्टेंस इस्तेमाल करना चाहें आपकी मर्ज़ी, जैसा कि यहाँ पर डिस्टेंस के लिए मैंने लिखा हुआ, तो कोई मुश्किल नहीं है। अब यहाँ से देखें, स्टॉपिंग फोर्स को मल्टीप्लाई करें स्टॉपिंग डिस्टेंस से, तो काइनेटिक एनर्जी के तौर पर ये ज़ाहिर होगा। स्टॉपिंग फोर्स F से ज़ाहिर किया है, स्टॉपिंग डिस्टेंस S से ज़ाहिर किया है, ये हाफ mv स्क्वायर के बराबर होगा। अब अगर स्टॉपिंग डिस्टेंस हम फाइंड करना चाहें तो हाफ mv स्क्वायर और f को दूसरी तरफ तकसीम कर लेंगे तो mv स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2f बनेगा। ठीक है बेटा, अगर मास का पता हो व्हीकल के, गाड़ी के मास का, आपको उसकी वेलोसिटी का पता हो, आप फोर्स के बारे में जानते हो, तो आप उसके डिस्टेंस के बारे में बता सकते हैं कि कितने डिस्टेंस कवर करने के बाद वो व्हीकल स्टॉप हो जाएगी। ठीक है बेटा, इसी तरह से अगर उसका स्टॉपिंग फोर्स हम बताना चाहें कि कितनी हम फोर्स लगाएंगे तब जाकर उस गाड़ी को इतने डिस्टेंस तक रोका जा सकता है या इतने टाइम तक रोका जा सकता है, तो कंडीशंस की बुनियादों पर स्टॉपिंग फोर्स हम कैसे फाइंड कर सकते हैं। यहाँ इम्पल्स को बेटा हमने डिफाइन किया था चेंज इन मोमेंटम के बराबर। इम्पल्सिव फोर्स और शॉर्टर टाइम का प्रोडक्ट होता है और इधर से ये चेंज इन मोमेंटम के बराबर होगा। इम्पल्सिव फोर्स को स्मॉल टाइम इंटरवल के लिए अगर अप्लाई कर दें तो मोमेंटम अगर इसी व्हीकल के लिए लिखना चाहेंगे तो ये mv के बराबर होगा। अब यहाँ से गौर करें, स्टॉपिंग फोर्स हमने फाइंड करनी है तो टाइम को दूसरी तरफ डिवाइड कर लें, तो स्टॉपिंग फोर्स बेटा mv डिवाइडेड बाई t के बराबर होगी। ये आपके पास हो जाएगी स्टॉपिंग फोर्स कैलकुलेट, स्टॉपिंग
फोर्स। अब ये चीज़ देखने की है, अगर तो मैस ऑफ द व्हीकल आपको बता दिया गया हो, वेलोसिटी भी बता दी गई हो, टाइम भी उसका बता दिया गया हो कि इतने टाइम इंटरवल के लिए वो फोर्स एक्ट कर रहे थे, तो स्टॉपिंग फोर्स आप बता सकते हैं। अब ऐसा भी हो सकता है कि टाइम का वो फैक्टर ना दे, वो आपको स्टॉपिंग डिस्टेंस का फैक्टर बता देता है, तो फोर्स वहाँ उस फार्मूला से आपने फाइंड करनी है। ठीक है बेटा, कंडीशन बताएंगे आपको कि आपने फार्मूला कौन सा इस्तेमाल करना है। इसी तरह से अगर स्टॉपिंग टाइम फाइंड करना चाहेंगे तो वो टाइम बेटा, टाइम को यहाँ मल्टीप्लाई कर लें और स्टॉपिंग फोर्स को यहाँ पर, तो mv डिवाइडेड बाई f से वो स्टॉपिंग टाइम मिल जाएगा, जिसके बाद ही गाड़ी जाकर स्टॉप हो जाएगी। तो ये स्टॉपिंग टाइम है बेटा उस व्हीकल का जिसके ऊपर एक अपोजिंग फोर्स या अपोजिंग रेजिस्टिव फोर्स एक्ट कर रही है। ठीक है बेटा, तो ये एक केस था हमारे पास एक व्हीकल ना हो, हमारे पास व्हीकल्स हो, तो उस केस के अंदर क्या कुछ रिलेशन बनेगा। तो अब बेटा हमने कंपैरिजन करना है किसके दरमियान में, स्टॉपिंग डिस्टेंस और स्टॉपिंग टाइम के दरमियान में। अगर हमारे पास 2 व्हीकल्स हों, फर्ज कर लेते हैं पहली गाड़ी या पहली व्हीकल का मैस m1 है, दूसरी गाड़ी या दूसरी व्हीकल का मैस है बेटा m2। ठीक है बेटा, और पहली गाड़ी v1 वेलोसिटी के साथ हरकत कर रही है और दूसरी गाड़ी v2 वेलोसिटी के साथ हरकत कर रही है। अब अगर हमने इनके ऊपर एक जैसी फोर्स लगाई हो, यहाँ पर देखिए कंडीशन में लगा रहा हूँ कि अगर इनके ऊपर अपोजिंग फोर्स सेम हो, रिटार्डिंग फोर्स एक जैसी इनके ऊपर लग रही हो, तो उस वक्त स्टॉपिंग डिस्टेंस का फार्मूला हमारे पास ये था बेटा, s बराबर था mv स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2f। 2 ऑलरेडी कांस्टेंट है, जबकि फोर्स को हमने कह दिया कि ये स्टॉपिंग फोर्स कांस्टेंट है, तो s हमेशा mv स्क्वायर। ठीक है बेटा, और mv स्क्वायर यहाँ पर गौर कर लें काइनेटिक एनर्जी है 1/2 mv स्क्वायर, s 1/2 mv स्क्वायर के बराबर होगा, तो s 1/2 mv स्क्वायर काइनेटिक एनर्जी। ठीक है बेटा, काइनेटिक एनर्जी 1/2 mv स्क्वायर। अब फर्स्ट व्हीकल पहली गाड़ी के लिए S1 से अगर इसको कंसीडर कर रहे हैं तो काइनेटिक एनर्जी पहली व्हीकल के लिए यहाँ भी 1 मैंने सब्सक्रिप्ट के तौर पर इस्तेमाल किया हुआ है, और सेकंड व्हीकल के लिए अगर S को फाइंड करना चाहेंगे तो S2 और उसी की काइनेटिक एनर्जी 2 एज अ सब्सक्रिप्ट इसलिए इस्तेमाल किया गया। अब गौर कर लें 1/2 ऊपर 1/2 नीचे, तो वो कैंसल आउट हो जाएंगे, जबकि m1 v1 स्क्वायर m2 v2 स्क्वायर यहाँ से हासिल हो जाएगा। तो इस तरह से अगर 2 व्हीकल्स हैं जिनके ऊपर एक जैसी रिटार्डिंग फोर्स एक्ट कर रही है, तो उनके स्टॉपिंग डिस्टेंसेस के दरमियान में रेशो आप हमेशा उनके मास वेलोसिटी के प्रोडक्ट, वेलोसिटी का स्क्वायर करना है, फिर मास के साथ प्रोडक्ट करना है, इन दोनों के दरमियान में रेशोज बना लेंगे। तो ये पहला फार्मूला हमारे पास आ गया कि S1 डिवाइडेड बाई S2 बराबर होगा m1 v1 स्क्वायर डिवाइडेड बाई m2 v2 स्क्वायर। इसी तरह से अगर स्टॉपिंग टाइम के दरमियान में इन 2 व्हीकल्स का कितना कुछ स्टॉपिंग टाइम होगा और उनके दरमियान में रेशो बनाना चाहेंगे, जाहिर सी बात है यहाँ पर इम्पल्स के फार्मूला में से स्टॉपिंग फोर्स सेम है, एक जैसी है, तो टाइम चेंज इन मोमेंटम या मोमेंटम के बराबर हो जाएगा। तो इसीलिए लिखेंगे T1 बराबर है P1 के, और T2 सेकंड कार के लिए P2 के बराबर होगा। अब इन दोनों के दरमियान में रेशो P1 डिवाइडेड बाई P2। अब जाहिर सी बात है मोमेंटम को आप डिफाइन करते हैं बेटा mv के बराबर। पहले व्हीकल के लिए ये P1 m1 v1 बन जाएगी, जबकि सेकंड व्हीकल के लिए m2 v2 बन जाएगी, और इसीलिए इनकी रेशोज यहाँ पर लिखी जाएंगी। तो टाइम्स के दरमियान में स्टॉपिंग टाइम्स कितने होंगे और उनकी रेशो अगर हमने फाइंड करनी हो तो m1 v1 डिवाइडेड बाई m2 v2, ये दूसरा हमारे पास रिलेशन आ जाएगा। अब ये कब सारी चीज़ें, स्टॉपिंग डिस्टेंस की रेशोज क्या हैं, स्टॉपिंग टाइम की रेशोज क्या हैं, अगर हमने कंडीशन लगाई थी कि स्टॉपिंग फोर्स सेम हो, स्टॉपिंग फोर्स एक जैसी हो। अब 2 और केसेस 3 बन जाते हैं। अगर इन व्हीकल्स की वेलोसिटीज़ को सेम कर दिया जाए, इनकी वेलोसिटीज़ अगर सेम कर दी जाए, मतलब v1 v2 v के बराबर हों, तो उस वक्त ये रेशोज क्या होंगी, स्टॉपिंग डिस्टेंस के दरमियान में रेशोज क्या होंगी, स्टॉपिंग टाइम के दरमियान में रेशोज क्या होंगी। अब इसी फार्मूला के अंदर चले हैं बेटा, अगर वेलोसिटी को कांस्टेंट कर दिया जाए तो यहाँ पर देखें ये भी कांस्टेंट हो जाएगी, ये भी कांस्टेंट हो जाएगी, तो S1 डिवाइडेड बाई S2 m1 m2 के बराबर होगा, यही यहाँ पर लिखा गया है। अब गौर कर लें 2 कंडीशंस आ रही हैं सामने, रेजिस्टिव फोर्स भी बेटा कांस्टेंट है, वेलोसिटीज भी कांस्टेंट है,
उन दोनों केसेस के लिए रेशोज बिटवीन द स्टॉपिंग डिस्टेंसेस m1 डिवाइडेड बाई m2, हमेशा स्टॉपिंग डिस्टेंसेस के दरमियान में रेशोज उनके मैसेज की रेशोज के बराबर होंगे। जबकि वहीं टाइम के दरमियान में अगर रेशोज को फाइंड करना चाहेंगे तब भी यहाँ पर वो मैसेज के दरमियान में रेशोज के बराबर होंगे। ठीक है बेटा, ये आपने जहन में रखना है। इसके बाद वही व्हीकल्स हैं, एक जैसी रिटार्डेंट फोर्स उनके पर अमल कर रही है, एक जैसी अपोजिंग फोर्स उनके पर अमल कर रही है, लेकिन उनका मोमेंटम सेम है। अगर मोमेंटम सेम कर दिया जाए तो इस सेम मोमेंटम के दौरान P1 बराबर होगा P2 के, और इसको हमने लिखना है बेटा P के। अब यहाँ पर देखें, टाइम मोमेंटम के बराबर हो जाएगा, अपोजिंग फोर्स स्टॉपिंग फोर्स तो वैसे ही सेम थी। तो यहाँ से पहले अगर टाइम के दरमियान में रेशोज देखना चाहेंगे तो T1 डिवाइडेड बाई T2 इज इक्वल टू होगा P1 डिवाइडेड बाई P2। अब मोमेंटम सेम है तो P डिवाइडेड बाई P1 के बराबर होगा। तो स्टॉपिंग टाइम्स के दरमियान में रेशोज यूनिटी के बराबर होंगी, 1 के बराबर होंगी। ये MCQs आई हुई है। अगर अपोजिंग फोर्स स्टॉपिंग फोर्स भी सेम है और उनके मोमेंटम कांस्टेंट हो जाते हैं, तब हमारे पास टाइम्स के दरमियान में स्टॉपिंग टाइम्स के दरमियान में जो रेशोज होंगी वो 1 के बराबर होंगी। अगर डिस्टेंसेस के दरमियान में रेशोज बनाना चाहेंगे, देखें S1 काइनेटिक एनर्जी फर्स्ट वन व्हीकल की, S2 और काइनेटिक एनर्जी सेकंड व्हीकल की, इनके दरमियान में रेशोज। अब काइनेटिक एनर्जी मोमेंटम के स्क्वायर को 2m से डिवाइड करने से हमें हासिल होता है। ये फार्मूला बेटा कहाँ से निकलता है, इसके लिए मैं आपको यहाँ पर सोल्यूशन कर देता हूँ। काइनेटिक एनर्जी हाफ mv स्क्वायर, ठीक है बेटा, ये थी हमारे पास काइनेटिक एनर्जी। अब यहाँ से अपनी तरफ से मैथ से मल्टीप्लाई कर लें, अपनी तरफ से मैथ से डिवाइड कर लें, तो 1/2 यहाँ पर मल्टीप्लीकेशन इनके दरमियान में लिखनी है mv स्क्वायर, और इधर से काइनेटिक एनर्जी बेटा आ जाएगी। अब गौर करें, जो मास मल्टीप्लाई हो रहा है इसके साथ मल्टीप्लाई कर लें, तो m स्क्वायर v स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2m मैं इसे लिख सकता हूँ, ठीक है बेटा, और इधर से काइनेटिक एनर्जी। अब p स्क्वायर, क्योंकि मोमेंटम mv के बराबर होता है, दोनों का स्क्वायर है, p स्क्वायर बाई 2m। तो काइनेटिक एनर्जी किसी भी बॉडी की बताना चाहेंगे तो p स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2m से। तो इसीलिए मैंने फर्स्ट बॉडी के लिए काइनेटिक एनर्जी, इसका रिलेशन इन टर्म ऑफ मोमेंटम p1 स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2m1, और इसी तरह से सेकंड व्हीकल या सेकंड बॉडी के लिए अगर काइनेटिक एनर्जी लिखना चाहेंगे तो P2 स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2m2। और चूंकि डिवीजन की डिवीजन ऊपर जाकर मल्टीप्लाई हो जाती है, इसीलिए मैंने ये रिवर्स करके यहाँ पर लिखा हुआ है एक्स्ट्रा, ठीक है बेटा। अब यहाँ से गौर कर लें, मोमेंटम सेम है दोनों के, मोमेंटम्स अगर सेम हो जाएं तो यहाँ से ये टर्म्स 1 की बजाय p हो जाएंगे, और p स्क्वायर से कैंसिल आउट हो जाएगा, 2 से कैंसिल आउट हो जाएगा। स्टॉपिंग डिस्टेंसेस के दरमियान में रेशो बराबर हो जाएगी m2 डिवाइडेड बाई m1। उनके मैसेज के इनवर्स के दरमियान में जो रेशोज़ होंगी वो स्टॉपिंग डिस्टेंसेस की रेशोज़ बन जाएंगी। तो ये MCQs आपने जहन में रखनी है, ये फार्मूला भी आपने नोट करके रखना है। तीसरा केस है बेटा, अगर सेम काइनेटिक एनर्जी हो जाए, इन दोनों व्हीकल्स की काइनेटिक एनर्जी अगर सेम हो जाती है तो स्टॉपिंग डिस्टेंसेस के दरमियान में रेशोज़ क्या होंगी, काइनेटिक एनर्जीज के दरमियान में रेशोज़। अब काइनेटिक एनर्जीज दोनों की सेम है तो यहाँ भी काइनेटिक एनर्जी, नीचे भी काइनेटिक एनर्जी, 1 2 तो खत्म हो जाएगा, तो एक जैसी काइनेटिक एनर्जीज एक दूसरे से कैंसिल आउट हो जाएंगे, आंसर 1 आ जाएगा। इसी तरह से स्टॉपिंग टाइम्स के दरमियान में अगर रेशोज़ कैलकुलेट करना चाहेंगे तो बेटा ये रेशोज़ बराबर होंगी मोमेंटम्स के दरमियान में रेशोज़। अब काइनेटिक एनर्जी भी सेम है और मैसेस के अंदर डिफरेंस है, तो यहाँ पर मोमेंटम अगर इसी फार्मूला में से कैलकुलेट करना चाहेंगे तो ये 2m का फैक्टर यहाँ पर आकर काइनेटिक एनर्जी से मल्टीप्लाई हो जाएगा। वही चीज़ मैंने यहाँ पर लिखी हुई है, 2m1 काइनेटिक एनर्जी फर्स्ट वन व्हीकल की, इसीलिए 1 का सब्सक्रिप्ट यहाँ पर इस्तेमाल किया गया, डिवाइडेड बाय 2m2 काइनेटिक एनर्जी सेकंड व्हीकल की, 2 एज अ सब्सक्रिप्ट यहाँ पर इसलिए इस्तेमाल किया गया। अब काइनेटिक एनर्जीज दोनों की सेम है तो इसका मतलब आप इसको E से रिप्लेस कर दें। अब E से E कैंसिल आउट हो जाएगा और 2 से भी 2 कैंसिल आउट हो जाएगा। अब गौर करें, स्टॉपिंग टाइम्स के दरमियान में रेशोज़ बराबर होंगी मासेस के दरमियान में रेशोज़ और उनका अंडर रूट। तो ये फार्मूलिज्म आपने जहन में रखने थे बेटा। ये सारे टाइम्स के लिहाज से स्टॉपिंग टाइम क्या होगा, स्टॉपिंग फोर्स क्या होगी, स्टॉपिंग डिस्टेंस क्या होगा, और 2 व्हीकल्स हैं तो उनके दरमियान में रेशो किस तरह की बन जाएगी,
फिर आपके पास डिफरेंट कंडीशंस आते हैं। देखें, काइनेटिक एनर्जी हम कांस्टेंट कर दें, हम मोमेंटम कांस्टेंट कर दें, हम वेलोसिटी कांस्टेंट कर दें, तब रिलेशन बदलते चले जाते हैं। और वो रेशोज़ किन के बराबर होती हैं, ये इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज़ से फार्मूलिज्म में से, और ये फार्मूला भी इंपॉर्टेंट है जो आगे फर्दर हम एमसीक्यूज़ के अंदर इस्तेमाल करेंगे। इसके बाद बेटा हैं कुछ ग्राफ से मुताल्लिक जो एनर्जी कंजर्वेशंस हमने पढ़ी हैं स्पेसिफिक सिस्टम्स के लिए, स्पेसिफिक कंडीशंस के ऊपर, कि हमारे ग्राफ किस तरह के बनते हैं, वो शक्ल कैसे इख्तियार करते हैं, ये इम्पॉर्टेंट बात थी जो आपको समझानी थी। अब पहला केस है बेटा, अगर जिस्म को अपवर्ड डायरेक्शन के अंदर या डाउनवर्ड डायरेक्शन के अंदर वर्टिकली थ्रो किया जाए, वर्टिकली अपवर्ड और डाउनवर्ड थ्रोन, अगर एक जिस्म को ऊपर की जानिब फेंका जाए बिल्कुल स्ट्रेट लाइन के अंदर वर्टिकल डायरेक्शन में जाए, या फिर वर्टिकल डायरेक्शन के अंदर नीचे की तरफ आ रहा हो, तो उस केस के अंदर ग्राफ क्या बनेंगे। अपने साहब का एक लेक्चर के अंदर हमने देखा था कि किसी भी जिस्म को एक हाइट से छोड़ें तो उसकी पोटेंशियल एनर्जी काइनेटिक एनर्जी के अंदर कन्वर्ट हो जाती है। और हर पॉइंट के ऊपर हमने भी चेक किया था कि ए पोजीशन के ऊपर, बी पोजीशन के ऊपर, सी पोजीशन तक हमेशा एनर्जी का सम कांस्टेंट है, टोटल एनर्जी कांस्टेंट है। तो यहाँ से गौर करें, अब उस बॉडी के लिए जिसे आप एक हाइट से नीचे वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन के अंदर थ्रो कर रहे होते हैं, पोटेंशियल एनर्जी इब्तदाई तौर पर हमने देखी थी मैक्सिमम है, फिर आहिस्ता आहिस्ता से ये पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीज होना शुरू हो जाती है। डिक्रीज होते 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 जब उसने ज़मीन को टच किया था, ग्राउंड लेवल के ऊपर आया था, तो उसकी पोटेंशियल एनर्जी ज़ीरो हो गई थी। जबकि वहीं उसी ही बॉडी के लिए अगर उसकी काइनेटिक एनर्जी को देखा था हमने, तो इब्तदाई तौर पर जब हाइट के ऊपर मौजूद था काइनेटिक एनर्जी ज़ीरो, लेकिन जैसे जैसे मूव करना शुरू करता है उसकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ती चली जाती है, बढ़ते 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 जब ज़मीन को टच करता है, ये ओरिजिनल पॉइंट, ये रेफरेंस को जब टच करता है, तो उस वक्त उसके पास काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम आ जाती है। ठीक है बेटा, इसी तरह से आपके पास दूसरा केस है कि अगर अपवर्ड डायरेक्शन के अंदर भी उसे आप थ्रो कर रहे हैं, तब भी देखें स्टार्ट से उसके पास पोटेंशियल एनर्जी ज़ीरो, ठीक है, सब इनिशियल वेलोसिटी की वजह से उसके पास काइनेटिक एनर्जी होगी। अब जैसे जैसे ऊपर की तरफ बढ़ता चला जाता है, वैसे वैसे उसकी पोटेंशियल एनर्जी बढ़ती चली जाती है। ठीक है, पोटेंशियल एनर्जी बढ़ती चली जाएगी, जबकि इब्तदाई तौर पर मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी थी, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता वेलोसिटी डिक्रीज करती चली जाती है। वेलोसिटी के डिक्रीज होने की वजह से काइनेटिक एनर्जी डिक्रीज होती चली जाती है। हाईएस्ट पॉइंट के ऊपर पहुंचेगा पोटेंशियल एनर्जी सबसे ज़्यादा, काइनेटिक एनर्जी वेलोसिटी के ज़ीरो हो जाने की वजह से ज़ीरो हो जाती है। अब गौर कर लें, अगर तो वर्टिकली डाउनवर्ड या अपवर्ड थ्रो कर रहे हो तो ग्राफ हमारे पास किस तरह से के बनते हैं। पोटेंशियल एनर्जी का ग्राफ ऐसा है, स्ट्रेट लाइन और सेंटर में से पास कर रहा है, जबकि काइनेटिक एनर्जी का स्ट्रेट लाइन ग्राफ है लेकिन सेंटर में से पास नहीं कर रहा, ये इस तरह का ग्राफ है। अब टोटल एनर्जी कांस्टेंट है, ये ब्लैक लाइन जाहिर कर रही है कि इनके सम ऑफ पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी अगर देखना चाहेंगे तो कांस्टेंट रहेगा। और वहीं दूसरा केस हम चैप्टर नंबर 7 के अंदर सिंपल हार्मोनिक मोशन के केस के अंदर देखेंगे कि अगर एक जिस्म सिंपल हार्मोनिक मोशन परफॉर्म कर रहा हो तो उस जिस्म के लिए काइनेटिक एनर्जी उसकी सेंट्रल पॉइंट के ऊपर मैक्सिमम होती है। तो ये ग्राफ बेटा काइनेटिक एनर्जी का है, ठीक है। और मीन पोजीशन के ऊपर उसकी पोटेंशियल एनर्जी ज़ीरो। जैसे जैसे मीन से एक्सट्रीम की तरफ जाता है पोटेंशियल एनर्जी बढ़ती चली जाती है, काइनेटिक एनर्जी कम होती चली जाती है। अब दोनों पोजीशन के लिए जब इसका ग्राफ ड्रा करते हैं तो ग्राफ आपके पास इस तरह से बनते हैं। अब गौर कर लें, सिस्टम हमारा बदल गया है। एनर्जी कंजर्वेशन के कानून के मुताबिक टोटल एनर्जी अब भी बेटा कांस्टेंट है, ठीक है, और पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी का ग्राफ आपके पास इस तरह से बनते हैं। अब कंडीशंस के अंदर देखें, ये SHM कर रहा है, कंडीशन है, तो ग्राफ पैराबोला बन रहे हैं, दोनों के दोनों ग्राफ पैराबोला हैं बेटा, ठीक है। यहाँ पर देखें वर्टिकली अपवर्ड हमने थ्रो किया हुआ या वर्टिकली डाउनवर्ड आ रहा है, उस वक्त ग्राफ स्ट्रेट लाइन है। तो कंडीशन डिसाइड करती हैं हमारे पास ग्राफ इलिप्स बनेगा, हमारे पास ग्राफ पैराबोला बनेगा, हाइपरबोला बनेगा, स्ट्रेट लाइन होगी, ये सेंटर में से पास करेगी या नहीं करेगी, तो उसके लिए आपने कंडीशंस को जहन में रखना होता है। तो ये दो ग्राफ्स आपको बताने का मकसद क्या था कि आपके सिलेबस के अंदर ये दो ग्राफ मौजूद हैं। तो अक्सर बच्चों को भूल सी हो जाती है, जब भी वो कभी आपसे MCQs पूछता है तो अपने कंडीशन के ऊपर गौर करनी होती है, वो हमें कंडीशंस किस तरह की बता रहा है।
कंडीशंस ही आगे डिसाइड करेंगी कि ग्राफ की शक्ल कैसी है। ठीक है बेटा, तो ये था आज का हमारा कुछ बेसिक लेक्चर। इंशाल्लाह अपने नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।